नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस नए ब्लॉग में मैं एक देशज कहावत के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करूँगा। कहा जाता है कि दगाबाज दोस्त से एक वफादार दुश्मन बहुत अच्छा होता है। यानी कि ऐसा दोस्त जो आपको ज़रूरत पड़ने पर धोखा देता हो, उससे एक दुश्मन काफ़ी अच्छा होता है। यह कहावत महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन पर सटीक उतरती है। यानी कि सत्ताधारी गठबंधन, जैसे कि महायुति कहते हैं, जिसमें कि एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार और साथ में छोटे छोटे दल भी। दूसरी ओर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और दादा शरद पवार और उनके साथ भी छोटे छोटे दलों का एक गठबंधन। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बीच में एक है, लेकिन दोनों गठबंधनों में केवल भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ओर शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन लोगों का मोटो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एन के एन प्रकार अपने मुख्यमंत्री काल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। दूसरी ओर ये छिपा नहीं है कि उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि वो ही मुख्यमंत्री बने। चुनाव के पहले भी उन्होंने खूब दबाव बनाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी चेहरे के सहारे ही आम चुनाव में जाना जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, शरद पवार जिन्हें कि राजनीति का महारथी कहा जाता है और जिन्होंने कांग्रेस को भी झटका देके और बहुत से कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने थे, वो शरद पवार उन्होंने अपने ही गठबंधन में ऐसा दांव खेला। वैसे मैं इस दांव को दगाबाजी इसलिए नहीं मानता कि सभी राजनीतिक दलों में ये हसरत होती है कि उनका दल आगे बढ़े और उनका जनाधार का विकास। इसमें यह भी कहावत यहाँ फिट बैठती है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जो जिसके मौके पर काम आ जाए वही दोस्त होता है और वही खुद के लिए फ़ायदेमंद होता है। किसने ये सोचा होगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, जो कि पिछले 2019 के चुनाव में लड़े थे मिलकर, उनका गठबंधन टूटेगा। और किसने ये सोचा था कि शिवसेना भी कभी दो फाड़ होगी और वो खुद का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। लेकिन गठबंधन हुआ। खैर, वो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी। लेकिन इस बार हम मौजूदा चुनाव की बात करना चाहते हैं। दोनों गठबंधनों में आप भी जानते हैं ये स्वार्थ का गठबंधन है।
अपने फायदे का गठबंधन है, लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन के साथ ही एक दूसरे को पटकनी देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। करीब 150 ऐसे उम्मीदवार जो कि निर्दलीय और बागी आदि रूप में अपने दल के खिलाफ ही बगावत करते हुए लड़। क्या होगा, आज का दिन इसको काफ़ी स्पष्ट कर देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी 19 बागी खड़े हुए हैं और आज महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन देखना ये है। वैसे तो ये बागियों के समस्या से सभी राजनीतिक दल महाराष्ट्र में जूझ रहे हैं और निश्चित तौर पर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, अजीत यादव पवार, इधर कांग्रेस के भी कई गठबंधन सहयोगी उनके खिलाफ ही चुनाव लड़। आज ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर इन लोगों का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार अपनी योजना को सिरे परवान चढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ तक का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से पहले ये स्पष्ट नहीं था कि कौन किसके साथ जा सकता है, अब की बार भी ऐसी स्थिति है। कौन किसके साथ रहेगा, चुनाव परिणामों के बाद महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनेगी, कोई नहीं कह सकता। क्या एकनाथ शिंदे ये चाहेंगे कि उनको बाईपास करके अजीत पवार और भाजपा मिलकर सरकार बना ले, या अजीत पवार ये चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे उनको बाईपास करके खुद सरकार में मुख्यमंत्री बन जाएं? तीनों दल, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना उद्देश्य जारी ही कर दिया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे। अब की महाराष्ट्र का चुनाव भी इस पर बड़ा मनोरंजक स्थिति में होगा, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल के साथ जा रही है जो कि पहले से ही विभाजित है और जिसने लोकसभा चुनाव में भी खुद का फायदा भले ही कर लिया हो, लेकिन गठबंधन को कोई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ दिलाने में वो सफल साबित नहीं हुए। मैं अजीत यादव पवार और एकनाथ शिंदे गुट की बात कर रहा हूँ। पहले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी खुद के बल पर 23 सीटें जीत कर आई थी, पूरे गठबंधन सहयोगियों को मिलाकर मात्र 17 सीटों पर चमकी, यानी कि खुद की संख्या उसकी 9 ही रही। इधर शरद पवार के चरखा दांव ने उनके दल को फ़ायदा पहुंचा दिया है। देखना है ये फ़ायदा केवल उम्मीदवारों तक ही सीमित रहता है या उनके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार भी जीत कर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दल विभाजन के बाद आज कांग्रेस में महाविकास अघाड़ी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव और तीसरे नंबर पर शरद पवार। लेकिन शरद पवार ये जानते थे कि उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री बनने की खुलाचे भर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस बात पर ही फच्छा लगाया कि पहले
भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराते हैं, इसके बाद ये तय हो जाएगा जिसके उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। लेकिन जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सीटों के विभाजन में उनको अपनी क्षमता के अनुसार कम सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने 85-85 का दांव चला, यानी कि वो भी एक झटके में कांग्रेस और एकनाथ शिंदे गुट के बराबर आ। देखना यह है कि क्या शरद पवार के इस दांव का महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर क्या असर है। लेकिन जिस तरह से दोनों गठबंधन में अपने अपने दल को बढ़ाने और दूसरों को गिराने की होड़ लगी है, उसने ये संशय में डाल दिया है, संशय की स्थिति निर्मित कर दी है कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधनों में बने रहेंगे। ये एक मुश्किल सवाल है। इसका हल तब होगा या इसकी जानकारी तभी मिलेगी जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि चुनाव परिणाम के बाद एकनाथ शिंदे या अजीत पवार उनके साथ बने रहेंगे। उसी प्रकार कांग्रेस भी ये निश्चय नहीं कर पा रही है कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार उनके साथ क्या खेल करते हैं, चुनाव परिणाम के बाद उनका क्या असर पड़े, उनकी क्या योजना बने, ये अभी तक तय नहीं है और न ही कोई ये कहने की स्थिति है। क्या होगा इसके लिए हम सभी लोगों को 23 नवंबर का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, जब मशीनें खुलेंगी और उससे किस तरह का चुनाव परिणाम आएगा, तब ये तय होगा कि महाराष्ट्र की स्थिति किस करवट लेगी, किस ओर वो निर्धारित करेगी राजनीति किस ओर हो। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी या कांग्रेस का गठबंधन कोई कमाल दिखा पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो कुछ होगा उसे महाराष्ट्र की जनता ही तय करेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।